हेलो एमर्स, एक बार पुनः हम लोग आ गए हैं अपने लेक्चर को आगे बढ़ाने के लिए। तो आज हम बात करेंगे पिछली कहानी को आगे बढ़ाते हुए। तो हम पिछले क्लास के अंदर पढ़ रहे थे बर्नौलीज़ थ्योरम, ठीक, नहीं बर्नौली का प्रमेय। और बर्नौली के प्रमेय के अंदर हम लोगों ने कई सारी चीज़ें सीख ली थी, ठीक। तो उसी चीज़ को हम आगे बढ़ाएंगे। बर्नौलीज़ थ्योरम क्या समझा था हम लोगों ने? तो लास्ट क्लास के अंदर हम लोगों ने जो रिजल्ट निकाला था, मेनली रिजल्ट कहाँ से आया था? तो रिजल्ट यहाँ से आया था सर। सबसे पहले बर्नौली थ्योरम क्या था? तो बर्नौली थ्योरम ये था कि अगर हम किसी भी लिक्विड के किसी भी पॉइंट पे, अगर वो कॉन्टिन्यूस फ्लो कर रहा है तो किसी भी पॉइंट पे देखेंगे तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एंड प्रेशर एनर्जी क्या होगी? कांस्टेंट होगी। ये सीखा है हम लोगों ने। और यहीं से हम लोगों ने इसका एप्लीकेशन नंबर 1 जब ये स्टार्ट किया था, जहाँ पे हम लोगों ने देखा था वेंचुरी मीटर को, तो वहाँ से एक और रिजल्ट निकाला था। और वो रिजल्ट था कि जो प्रेशर होता है वो डायरेक्टली नहीं इनडायरेक्टली यानी इनवर्स, डायरेक्टली नहीं इनडायरेक्टली यानी इनवर्स प्रोपोर्शनल होता है वेलोसिटी के। ध्यान देंगे, डायरेक्टली तो नज़र नहीं आएगा, लेकिन इनडायरेक्टली आपको नज़र आएगा कि प्रेशर जो होता है वो इनवर्स प्रोपोर्शनल होता है वेलोसिटी के। दैट मीन्स जितना आप वेग बढ़ाएंगे प्रेशर उतना क्या होगा? कम होगा, ठीक है। और इस रिजल्ट के नाते हम लोगों ने देखा था कि हमारे पास कुछ ये रिजल्ट आया था कि 1/ρ v स्क्वायर या v1 का स्क्वायर प्लस हमारे पास दूसरा जो रिजल्ट था वो क्या था? तो वो था हमारे पास नहीं, p केवल रखेंगे p1, ठीक है ना, ये रखेंगे। तो ये बराबर होता है किसके? 1/2 ρ v2 स्क्वायर प्लस p2 के, ठीक है। ये एक कंटिन्यूअस फ्लो लिक्विड के अंदर किसी भी पॉइंट पे हम देख रहे होते हैं, यानी कोई ऑब्जेक्ट है या कोई भी पॉइंट है, सिंपल देखा जाए तो किसी भी पॉइंट पे अगर दो अलग अलग पॉइंट है, मेरी बात है समझिएगा, और फ्लूइड के अंदर मोशन हो रहा है, फ्लूइड के अंदर क्या हो रहा है? मोशन। मेनली याद रखेंगे फ्लूइड के अंदर मोशन होना चाहिए। फ्लूइड किस में हो? मोशन में हो। तो अगर फ्लूइड मोशन में है तब उस कंडीशन में सेम पॉइंट पे, सेम पॉइंट मतलब अलग अलग हाइट वाले, नहीं सर, सेम हाइट वाले दो अलग अलग पॉइंट, सेम हाइट वाले दो अलग अलग पॉइंट, याद रखेंगे, सेम हाइट वाले दो डिफरेंट पॉइंट पर, ठीक है, क्या होगा? ये रिलेशन आपको नजर आएगा। और यहाँ से हम लोगों ने सीखा था ये क्या है? ये आपकी काइनेटिक एनर्जी है और ये क्या है? आपकी प्रेशर एनर्जी है। यहाँ भी वही है। तो ये पहले पॉइंट के अंदर, पहले पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सम इधर, और इधर दूसरे पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का सम है। ये प्रेशर एनर्जी है, सॉरी, तो प्रेशर एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का सम है दूसरे पॉइंट पे। ये दोनों क्या होंगे? इक्वल होंगे। और यहीं पे हम लोगों ने सीखा था कि भाई देखो, जब हम वेग बढ़ाएंगे, क्या बढ़ाएंगे? वेग, तो क्या बढ़ेगी? काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो प्रेशर क्या होगा? कम होगा, ठीक है। तो वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड करता है काइनेटिक एनर्जी, बिकॉज हमको पता है कि हम इन दोनों को इक्वल, मतलब दोनों पॉइंट पे हमको क्या करना है? इन दोनों रिलेशन को बराबर रखना है। भाई ये चीज़ दूसरे पॉइंट पे भी क्या होनी चाहिए? सेम। अगर ये पहले पॉइंट पे जितना वैल्यू आ रहा है काइनेटिक एनर्जी और प्रेशर एनर्जी का जो सम आ रहा है, वो दूसरे पॉइंट पे भी क्या होना चाहिए? उतना ही होना चाहिए, ठीक है। तो अगर मान लीजिए हम पहले पॉइंट पे देख रहे हैं जहाँ पे वेलोसिटी क्या है? ज़्यादा और प्रेशर क्या है? कम। अगले पॉइंट पे पहुँचे जहाँ पे क्या है? वेलोसिटी कम है और प्रेशर क्या है? ज़्यादा, ठीक है। तो उस कंडीशन में प्रेशर ज़्यादा अपने आप होगा, प्रेशर अपने आप ज़्यादा, क्योंकि इसको इसके अनुसार क्या करना पड़ेगा? बैलेंस करना पड़ेगा। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। मैंने पहले पॉइंट को देखा, पहले पॉइंट के कंडीशन में मैं देख रहा हूँ कि क्या है? वेलोसिटी कम है। वेलोसिटी क्या है? कम है। एट फर्स्ट पॉइंट, ध्यान देंगे, एट फर्स्ट पॉइंट पे हम लोगों ने जब देखा तो क्या है? वेलोसिटी कम है, वेलोसिटी कम है। और मैं कम ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, विथ रिस्पेक्ट टू सेकेंड पॉइंट, ठीक है ना, विथ रिस्पेक्ट टू सेकेंड पॉइंट, ये याद रखेंगे, सेकेंड पॉइंट के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी कम है। तो ये कैसे जानेंगे कि वहाँ वेलोसिटी कम है या ज़्यादा है? हम लोग यहाँ पे A1 V1 वाली कहानी पकड़ेंगे, ठीक है ना। एरिया के बिहाफ पे हम चलते हैं कि वेलोसिटी कम है या ज़्यादा है, तो हम एरिया के रिस्पेक्ट में बोल रहे हैं, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा है इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी, और वो बताता है कि A1 V1 बराबर होगा A2 V2 के।
होगा। तो अगर मान लीजिए पहले पॉइंट का एरिया कम है, पहले पॉइंट पे एरिया कम है, तो 100% वेलोसिटी क्या होगा, ज़्यादा होगा। वेलोसिटी क्या होगा, ज़्यादा। और दूसरे पॉइंट का एरिया ज़्यादा है तो वेलोसिटी क्या होगा, कम। तो इस तरीके से चीज़ें चल रही होती है। तो अगर वेलोसिटी कम या ज़्यादा हो रही है तो इसका सीधा अर्थ है कि एरिया क्या है, अलग अलग है, ठीक है ना। तो मैंने कल भी बताया था कि अगर A1 क्या है, ज़्यादा है A2 से, तो 100% V1 जो होगा वो छोटा होगा V2 से, क्योंकि तब उस कंडीशन में V2 क्या होगा, ज़्यादा, ठीक है। क्यों, ड्यू टू दिस A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2। समझ पा रहे हैं। तो इसलिए मैंने बोल दिया कि एट फर्स्ट पॉइंट पे वेलोसिटी कम है विथ रिस्पेक्ट टू सेकेंड पॉइंट। क्यों कम है, क्योंकि ध्यान देंगे पहले पॉइंट पे एरिया तब क्या रहा होगा, ज़्यादा, और सेकेंड पॉइंट पे एरिया क्या रहा होगा, कम। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई। अब जब वेलोसिटी वाला टर्म निकाल लिया, यानी वेलोसिटी वाली कहानी पहुंच गए, तो वेलोसिटी वाली कहानी को थोड़ा सा मैं आगे बढ़ाऊँ, यानी इस चीज़ को ऊपर लिख दो, A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2। अब थोड़ा ध्यान देना, अगर V1 ज़्यादा, V1 कम है, V2 ज़्यादा है, तो 100% सीधी बात है कि काइनेटिक एनर्जी एट फर्स्ट कम होगा, काइनेटिक एनर्जी एट सेकेंड पॉइंट, है ना। क्योंकि जिसकी वेलोसिटी ज़्यादा, भाई काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वेलोसिटी के, वेलोसिटी ज़्यादा तो काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा। अब काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा हो गई, कहाँ पे, दूसरे वाले पे काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा, तो 100% वहाँ पे प्रेशर क्या होगा, कम होगा, और जहाँ पे काइनेटिक एनर्जी कम है वहाँ पे प्रेशर क्या होगा, ज़्यादा होगा। समझ पा रहे हैं ना, ये रिलेशन कैसे चल रहा है, ऐसे चल रहा है, ठीक है। यही मेन पॉइंट है। तो इसलिए हम लोगों ने देखा कि भाई काइनेटिक एनर्जी के अंदर चेंज कहाँ से आ रहा है, यहाँ से आ रहा है ना, यहाँ से आ रहा है ना, कहाँ से, यहाँ से नहीं, यहाँ से आ रहा है। वेलोसिटी के अंदर अगर आप चेंज लाओगे तो काइनेटिक एनर्जी के अंदर चेंज आएगा, काइनेटिक एनर्जी के अंदर चेंज आएगा, तो इसलिए पोटेंशियल प्रेशर एनर्जी के अंदर भी चेंज आएगा। और इस अनुसार हम लोगों ने ये रिलेशन बना दिया है कि भैया प्रेशर इज इनवर्स प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी, ठीक है। एक और तरीका है इस चीज़ को समझने का, खुद समझिएगा। क्या, प्रेशर इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया होगा। तो एक बात बताइए, एरिया बढ़ाऊंगा तो प्रेशर क्या होगा, कम होगा, और जहाँ पे एरिया बढ़ेगा वहाँ पे वेलोसिटी क्या होगी, कम होगी। तो वेलोसिटी कम होगी तो क्या होगा, समझ पा रहे, रिलेशन पकड़िए, यहाँ से कनेक्शन वहाँ पे पहुँचा है। इनवर्स प्रोपोर्शनल वाली कहानी कहाँ से चल रही है, उल्टी कहानी चल रही है। समझ पा रहे हैं, यहाँ से यहाँ पे कहानी क्या चल रही है, उल्टी। यहाँ का कनेक्शन यहाँ से लाया गया है, क्योंकि प्रेशर कनेक्ट होता है डायरेक्टली किससे, एरिया से, और एरिया कनेक्टेड है वेलोसिटी से, इसलिए प्रेशर इनडायरेक्टली कनेक्टेड है वेलोसिटी से। समझ पा रहे हैं, क्लियर है। लेकिन फिलहाल में आप यहाँ पे आप ज़्यादा दिमाग लगाएंगे ये वाला, क्योंकि बर्नौली के एक्सपेरिमेंट, बर्नौली ने जो एक्सपेरिमेंट किया है उस एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट है ये, और इस एक्सपेरिमेंट इस रिजल्ट के सहारे ही हम चीज़ों को डिफाइन कर रहे होंगे। तो यहाँ पे अगर चीज़ें समझ में आ गई हैं तो अच्छी बात है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, प्रेशर क्या होता है, इनवर्स प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी, जहाँ वेलोसिटी ज़्यादा वहाँ प्रेशर कम, ठीक है, क्लियर है। ठीक, अब चलिए समझते हैं कहानी को आगे। हम लोग पढ़ रहे थे एप्लीकेशन, क्या पढ़ रहे थे, एप्लीकेशन। अब एक एक करके एप्लीकेशन पढ़ेंगे। कई सारी यूजेस है बर्नौलीज थ्योरम के, कई सारी चीज़ें काम कर रही हैं किसके ऊपर, इनके एक्सपेरिमेंट और इनके थ्योरम के ऊपर, ठीक है। तो चलिए समझते हैं। मेनली हम इस थ्योरम में ज़्यादातर देखेंगे कि हर जगह हमको सेम पॉइंट नजर, सॉरी सेम हाइट पे दो पॉइंट नज़र आएंगे। तो हम हर जगह पे ये कौन सी चीज़ को, किस चीज़ को हटा देंगे, तो हम हर बार जो पोटेंशियल एनर्जी वाला टर्म है उसको हटा के बात करेंगे। काइनेटिक एनर्जी और प्रेशर, दो ही चीज़ें लेंगे हम लोग, ठीक है ना। यानी हम एप्लीकेशन लेने जा रहे हैं और उस एप्लीकेशन में ज़्यादातर हमको क्या नज़र आएगा, सिर्फ और सिर्फ दो ही टर्म, काइनेटिक एनर्जी और प्रेशर एनर्जी, ठीक है। प्रेशर एनर्जी दो टर्म आपको नजर आएंगे। हम लोगों ने किसको हटा दिया है, पोटेंशियल एनर्जी वाला टर्म हटा दिया। रीज़न, क्योंकि हम सेम हाइट पे हैं, ठीक है ना। तो सेम हाइट पे दोनों पॉइंट का पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, सेम। अगर सेम होगा तो mgs से mgs कैंसिल हो जाता है, आपको समझ में आ रहा है। तो सिर्फ हम देखते हैं वेरिएशन किसके अंदर आ रहा होता है, इनके अंदर, है ना। वेरिएशन इन्हीं के अंदर आ सकता है। mgh हमेशा क्या रहेगा उस कंडीशन में, कांस्टेंट, यानी पोटेंशियल एनर्जी वहाँ पे कांस्टेंट है, इसलिए मैंने हटा दिया। तो वेरिएशन इनके अंदर आता है, तो जो भी हम एप्लीकेशन यूज करेंगे उसमें सिर्फ और सिर्फ इनके अंदर वेरिएशन देखेंगे, ठीक है। अब इसमें हम लोगों ने सबसे पहला जो यूज किया था वो था वेंचुरी मीटर, है ना। और वेंचुरी मीटर हम लोगों ने देख लिया था। वेंचुरी मीटर की सहायता से हम लोग क्या कर सकते थे, हम लोग ये पता कर सकते थे कि जो पाइप है, पाइप के अंदर जो पानी जा रहा है वो फ्लो हो रहा है, उसकी स्पीड फास्ट है या स्लो है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि पाइप के अंदर लीकेज है ना, या कहीं ऐसा भी तो नहीं है कि कहीं पाइप के अंदर किसी दूसरे ने कनेक्शन कर दिया और गंदा पानी जा रहा है या ख़राब पानी जा रहा है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें भी हम वेंचुरी मीटर से देख रहे होते हैं।
ओके, अब हम नेक्स्ट नंबर पे जाते हैं, सेकेंड नंबर पे एप्लीकेशन देखते हैं। तो सेकेंड नंबर पे हम इसका यूज और कहाँ देखते हैं, तो हवाई जहाज के विंग्स में, पंख में, है ना। हवाई जहाज के पंख के अंदर क्या लग रहा होता है, बर्नौली थ्योरम, और इसी पंख के कारण क्या होता है, उड़ता है। ठीक है, अगर हम हवाई जहाज में पंख ना लगाएं तो वो उड़ पाएगा, बिल्कुल नहीं उड़ पाएगा। ठीक है, दूसरी चीज, तीसरी चीज जाओ, इसी पंख की कहानी को हेलीकॉप्टर में भी आप देख सकते हो, है ना। हेलीकॉप्टर, अब हेलीकॉप्टर को देखा जाए, हेलीकॉप्टर, तो हेलीकॉप्टर जब उड़ता है तो उसके पास तो पंखा होता है, वो चल रहा होता है, चल रहा होता है। तो जब वो चल रहा होता है तो क्या हो रहा है, कभी ऑब्जर्व किया आप लोगों ने, मेनली वो उस फ्लूइड को मोशन करा रहा है। ध्यान से समझना, मान लो ये पूरा का पूरा हवा है, फ्लूइड में हवा आती है ना, मैंने पहले ही बोला था फ्लूइड मतलब लिक्विड मत समझ लीजिएगा। तो इसके अंदर पंखा जो है नाच रहा है, ठीक है, ऐसे पंखा नाच रहा है बार बार। तो जब वो नाच रहा है तो वहाँ के फ्लूइड को भी मोशन कराएगा, यानी वहाँ पे फ्लूइड क्या कर रहा है, मोशन कर रहा है। मेनली अगर आप हेलीकॉप्टर को देखोगे तो ऐसे नाच रहा है जब, तो क्या होगा, नीचे का जो प्रेशर होगा वो क्या हो रहा होगा सर, नीचे की वेलोसिटी, नीचे की हवा ज़्यादा घूम रही होगी, यानी वेलोसिटी क्या हो रही होगी, ज़्यादा होगी। पकड़ पा रहे हो, वेलोसिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी कि कम होगी, पकड़ो पहले, नीचे की वेलोसिटी कम होगी। मैं अभी एक चीज़ पहले आपको सिखाऊं, पहले चीज़ आप ये माइंड में रखो कि जहाँ पे वेलोसिटी ज़्यादा वहाँ पे प्रेशर कम, ठीक है, और जहाँ पे वेलोसिटी कम वहाँ पे प्रेशर ज़्यादा। मेनली नीचे का जो प्रेशर होगा वो क्या होगा, ज़्यादा होगा। क्यों ज़्यादा होगा, क्योंकि नीचे वाले पार्टिकल की स्पीड जो होगी कम होगी एज कंपेयर टू ऊपर वाले। पंखा चल रहा है, ध्यान से समझना, पंखा चल रहा है, उसका नाच रहा है, तो नाचने से ऊपर की हवा जो होगी ज़्यादा क्या कर रही होगी, मोशन कर रही होगी। ठीक है, थोड़ा फील करना, ऊपर की हवा को ज़्यादा काट रहा होगा, ऊपर की हवा। अच्छा यार खुद समझो ना, खुद समझो, ये हेलीकॉप्टर है, ये हेलीकॉप्टर से इतने दूरी पे मान लो पंखा लगा हुआ है, ठीक है, तो इस पंखे का इफेक्ट इधर आएगा, इधर के फ्लूइड ज़्यादा मोशन करेंगे कि ऊपर के फ्लूइड ज़्यादा मोशन करेंगे, ज़्यादा स्पीड किसकी होगी, इनकी ना, तो ये वाले ज़्यादा मोशन कर रहे होंगे। अब अगर ये ज़्यादा मोशन कर रहे हैं तो इनका मतलब स्पीड इसकी क्या है, ज़्यादा, स्पीड ज़्यादा मतलब वेलोसिटी ज़्यादा, और वेलोसिटी ज़्यादा मतलब प्रेशर कम, प्रेशर क्या हो गया, कम। तो हम यही कर रहे हैं, ऊपर जब नचाएंगे पंखा तो क्या होगा, प्रेशर कम हो जाएगा, प्रेशर कम हो गया, और नीचे का प्रेशर क्या है, ज़्यादा, है ना, क्योंकि नीचे वेलोसिटी कम है, समझ पा रहे हैं। तो इसीलिए इसी प्रेशर के कारण ये जो हेलीकॉप्टर है ऊपर उड़ रहा है, समझ पा रहे हैं। इसी कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा पक्षियों के अंदर देखते हो कि पक्षी भी उड़ते हैं, तो जो जो उड़ रहे हैं उनका देख लेते हैं। वेंचुरीमीटर को हटा के उड़ाने का काम करेंगे फिलहाल में, ठीक है। एरोप्लेन क्यों उड़ रहा है, क्योंकि उनके विंग्स जो हैं उस तरीके से बनाया गया है, ठीक है। ऊपर की ओर थोड़ा सा क्या दे दिया गया है, थोड़ा सा कर्व बना दिया गया, नीचे क्या बना दिया गया, फ्लैट। ये कल भी समझाया गया था। तो ऊपर कर्व बनाने से क्या होता है कि जब हवा जा रही होती है तो नीचे की हवा जो ट्रैवल करती है वो कम स्पीड से करती है। पंख के नीचे की हवा जाती है, यानी वो जो फ्लूइड होता है वो कम स्पीड से ट्रैवल कर रहा था, जबकि पंख के ऊपर की हवा ज़्यादा स्पीड से जाती है। तो जब ज़्यादा स्पीड से पंख के ऊपर की हवा जाती है तो ऊपर का प्रेशर क्या हो जाता है, कम, और नीचे का प्रेशर क्या हो जाता है, नीचे वाले हवा का प्रेशर ज़्यादा। तो वही हवा कहाँ भेज देती है, ऊपर की ओर, ठीक है। अब हम पक्षियों के अंदर देखते हैं। तो पक्षी भी क्या करते हैं, सेम काम करते हैं। पक्षी ऐसे ऐसे करके उड़ रहे होते हैं, है ना। पक्षी जब ऐसे ऐसे करते हैं तो क्या कर रहे होते हैं, आप कभी ऑब्जर्व किया आप लोगों ने, मेनली मोशन करा रहे होते हैं फ्लूइड को, अपने अगल बगल की हवा को मोशन करा रहे हैं वो, और उसी के साथ वो तैर रहे हैं, है ना। जैसे आप पानी के अंदर तैरते हैं तो तैरने के लिए आपको हाथ चलाना पड़ता है, वैसे उड़ने के लिए भी हाथ चलाना पड़ता है, ठीक है। अब एक बात और ध्यान दीजिएगा, जिसका पंख जितना ज़्यादा बड़ा उसको कम ही रोटेशन करना पड़ता है, ये भी जान लीजिए। जिसका पंख ज़्यादा बड़ा होता है वो थोड़ा सा अपने आप को रोटेट करता है और बहुत देर तक उड़ते रहता है। कभी कभी आप देखे होंगे कि पक्षी जो होते हैं थोड़ा सा क्या कर लेते हैं, मार देते हैं पंख ऐसे, और उसके बाद कुछ देर तक वैसे ही उड़ते रहते हैं, क्योंकि उनके भी जो शेप है, उनके पंख का भी शेप है, कैसा है, ऊपर से उठा हुआ है और अंदर से क्या, फ्लैटेड है, हल्का सा क्या है, उठा हुआ है। जब ये हवा मार रहे हैं, यानी दैट मीन्स ऐसे हवा दे रहे हैं, तो क्या हो रहा है, ऊपर की वेलोसिटी क्या हो जा रही है, ज़्यादा, और नीचे की वेलोसिटी क्या हो जा रही है, कम। बस ये इफेक्ट आ रहा है। तो नीचे का प्रेशर ज़्यादा और ऊपर का प्रेशर कम, तो कम प्रेशर है ऊपर और नीचे ज़्यादा, तो फ्लूइड किधर की ओर भागेगा, लो से हाई की ओर।
तो लो से हाई की ओर भागेगा तो वही वो प्रेशर जनरेट करता है, फोर्स जनरेट करता है, जिसके कारण पक्षी आराम से क्या कर रहे होते हैं, उड़ रहे होते हैं। और जब वो हाथ नहीं चला रहे हैं तो इसका कारण क्या है, इसका कारण है कि उन्होंने क्या करा दिया है ऑलरेडी, उनके पंख जो है, उनके पंख, देखिए पहले उड़ने के लिए उनको पंख चलाना पड़ेगा, जब वो ऊपर आ गए तो थोड़ा उनको कम ही मोशन कराया, तब ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा। मतलब वो ज़मीन से ऊपर जब जा रहे हैं तब उनको चलाना पड़ेगा, क्योंकि नीचे से कोई ऐसी चीज़ है नहीं जो उनको क्या कर पाएगी, ऊपर और नीचे की वेलोसिटी में चेंज ला पाएगी हवा में, ठीक है ना। तो ऊपर वाली हवा का वेलोसिटी और नीचे वाली हवा की वेलोसिटी में चेंज लाने के लिए वो पंख चलाते हैं। जब वो ऊपर चले जाते हैं तो थोड़ी देर के लिए वो ब्रेक मार लेते हैं। क्यों ब्रेक मार लेते हैं, क्योंकि उनका पंख अब उसके मतलब उनके पंख का जो शेप है वो उसकी हेल्प कर रहा होता है उड़ने में उसकी, समझ पा रहे हैं। और नॉर्मली जो उनकी बॉडी होती है ज़्यादातर हॉलो होती है, बहुत ज़्यादा भारी नहीं होती है। बहुत ज़्यादा भारी रहेंगे तो ग्रेविटेशनल फोर्स तगड़ा हो जाएगा, फिर नीचे आ जाएंगे वो, ठीक है ना। तो मेनली हल्की बॉडी होती है, तो इसलिए उतना हवा आराम से उनको मिल जाता है ताकि वो आराम से क्या कर पाए, उड़े पाए, ठीक है। ठीक, हेलीकॉप्टर वाली कहानी समझ में आ गई। बस एक कॉन्सेप्ट इसका है, बस वही समझते रहेंगे तो फिर कुछ भी अलग नहीं होगा, हर जगह आपको नजर आएगा, ठीक है। हेलीकॉप्टर हो गया, चिड़िया हो गई, है ना, बर्ड्स। और 5वें नंबर पे हम आते हैं, यानी उड़ाने वाला काम तो समझ में आ गया, है ना। अगर मैं इन तीनों को ऑब्जर्व करूँ तो उड़ना कैसे, ये समझ में आ गया। उड़ना कैसे है, सिंपल काम है। उड़ने के लिए आपको ये करना पड़ेगा कि नीचे की वेलोसिटी कम, ऊपर की वेलोसिटी ज़्यादा। यानी आप क्या बनाइए, एक पंख ऐसा बनाइए या एक ऐसा डिवाइस बनाइए जो क्या करता हो कि ऊपर की स्पीड, फ्लूइड की स्पीड को क्या बढ़ा दे, क्या कर दे, ज़्यादा बढ़ा दे, और नीचे की स्पीड कम। अगर ऐसा हो गया तो प्रेशर नीचे से आपको मिलना स्टार्ट हो जाएगा, जिसके कारण आप क्या कर पाओगे, आराम से उड़ पाओगे, ठीक है। और अगर हम सीधे सीधी बात कहें तो ये कुछ और नहीं है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल है। अब मैं अगर मैं आपको यहाँ पे लिंक कराऊँ तो थोड़ा सा आप फील करिएगा, यहाँ पे कुछ और नहीं है। यहाँ पे भी आप हाथ मार के, पंख मार के बायोंट फोर्स बढ़ा रहे हो, समझ पा रहे हो। तो बर्नौली थ्योरम एक्चुअल में क्या है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल के तरह है। आर्किमिडीज प्रिंसिपल तैरना सिखाता है तो ये उड़ना सिखाता है, लेकिन कॉन्सेप्ट दोनों का सेम है। एक्चुअल में हम क्यों इस विंग को ऐसा कर रहे हैं, ताकि हमको बायोंट फोर्स ज़्यादा मिल पाए। पक्षी क्यों हाथ ऐसे मार रहा है, ताकि बायोंट फोर्स ज़्यादा मिल पाए। हेलीकॉप्टर क्यों पंखा उड़ा रहा है, क्योंकि बायोंट फोर्स ज़्यादा मिल पाए। समझ पा रहे हैं, बायोंट फोर्स मिलेगा तो ऑब्जेक्ट ऊपर की ओर उड़ेगा। समझ पा रहे हैं, ये हो रहा है कहानी। जब कोई ऑब्जेक्ट, जब आप देखते होंगे, सुनते भी होंगे कि कभी कभी मेस्ट्रॉइड गिर रहा है धरती के ऊपर, तो आ रहा है तो बीच में क्या है, हवा की लेयर है मोटी सी। क्या वो हवा की लेयर आने देती है उसको नीचे, क्यों नहीं आने देती है। एकदम फील करिए आंखें बंद करके, ये समझ लीजिए कि ये धरती है, ठीक है, ये धरती है यहाँ पे, और ये पूरा का पूरा इसका टॉप लेयर है। दिख रहा है कैमरे में, चलिए यहाँ पे देखिएगा, ये धरती है, ठीक है, और ये इसकी टॉप लेयर है ना। अब यहाँ पे आप एज्यूम करिए कि बीच में क्या है, हवा है, लेकिन आप एज्यूम करिए पानी है। क्या है, पानी है। बस इतना एज्यूम कर लीजिए, अपने आप चीज़ें समझ में आएंगे, ठीक है। पानी है, अब ये समझ लीजिए बॉटम सरफेस या अपर सरफेस। अब कोई ऑब्जेक्ट नीचे आएगा पानी के अंदर तो पानी उसको डूबने से बचाएगा कि नहीं बचाएगा। ऊपर की ओर क्या करेगा, वो ऊपर की ओर एक बायोंट फोर्स भेजेगा। पानी के अंदर जब कोई चीज़ डूब रही होती है तो पानी उसके ऊपर एक फोर्स लगा रहा होता है कि नहीं बेटा तुमको हम डूबने नहीं देंगे, पूरा प्रयास करेंगे कि तुम डूबो ना। समझ में आ रहा है, आया समझ में कि नहीं, ठीक। तो ध्यान से समझिएगा, अगर कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा तो फिर बड़ा मजा आएगा। चीज़ें नीचे आ रही हैं तो पानी ऊपर की ओर बायोंट फोर्स भेजता है। वैसे ही जब हवा के पास कहानी आती है तो हवा भी बायोंट फोर्स लगाती है, लेकिन वो एयर फ्रिक्शन के रूप में। समझ पा रहे हैं ना, हवा भी नहीं चाहती है कि तुम नीचे आओ, हवा भी उसको ऊपर की ओर ही रखती है। इसीलिए जब एस्ट्रॉइड गिरता है तो हवा पूरी जान लगा देती है उसको नीचे से, सॉरी ऊपर से नीचे आने में, ऊपर से नीचे आने से रोकने के लिए, है ना, पूरी जान लगा देती है। और उस जान लगाने के कारण वो जो एस्ट्रॉइड बहुत बड़ा होता है वो नीचे आते आते एक कण मात्र रह जाता है। समझ पा रहे हैं, वो पूरी प्रयास कर लेती है नीचे ना आ पाए। इसका एक और बेस्ट एग्जांपल हम आपको दे रहे हैं। जब आप पैराशूट से कूदते हो, पैराशूट है ना, आप स्काई डाइविंग का नाम सुने हैं। स्काई डाइविंग में क्या होता है, देखिए एक तो नॉर्मली डाइविंग का मतलब होता है पानी के अंदर
कूदना, ठीक है ना। और एक होता है स्काई डाइविंग। स्काई डाइविंग का मतलब हवा से कूदना। तो कभी आप देखेंगे तो स्काई डाइविंग में क्या होता है कि एरोप्लेन चल रहा होता है, उसमें से लोग कूद जाते हैं तो 100% वो कहाँ जाएंगे, नीचे, क्योंकि उनके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स तगड़ा लग रहा है। जैसे हमारे वहाँ क्या है कि हम जब ईंट डालते हैं पानी के अंदर डूब जाता है, क्योंकि उसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स तगड़ा होता है और बायोंट फोर्स कम। सेम जब वो लोग वैसे ही नॉर्मली अपनी बॉडी को लेके कूद जाएंगे तो 100% क्या हो जाएंगे, नीचे आके गिर जाएंगे, हवा उनको नहीं रोक पाएगी। तो पानी ये कहता है कि भाई देखो मेरी अगर तुम हेल्प करोगे तो हम तुमको तैरा देंगे। क्या चाहिए उसको, कहता है कि बायोंट फोर्स बढ़ाने का तरीका बताओ, यानी ज्यादा पानी डिस्प्लेस करो, हाँ या ना। वैसे ही आप यहाँ पे जब हवा में कूदते हो तो फिर पैराशूट ओपन करते हो। पैराशूट क्या करता है, एरिया बढ़ा देता है। वैसे ही जैसे एक लोहे की बॉल को डालते तो पानी में डूब जाती है, लेकिन अब उसकी पतली चादर बना के डालोगे तो डूबती नहीं है, समझ पा रहे हो। तब वो क्या करने लगती है, ज़्यादा पानी डिस्प्लेस करने लगती है। और जबकि इस कंडीशन में, किस कंडीशन में, पैराशूट के कंडीशन में, पैराशूट के कंडीशन में क्या होगा, ज़्यादा हवा को रोकने का प्रयास कर लेती है, ज़्यादा बायोंट फोर्स लगने लगता है, समझ पा रहे हो। अगर सीधा सीधा फील करो तो मान लो जब एक बंदा ऐसे कूद रहा है तो ये लड़का है ऐसे कूदेगा, नॉर्मली कूदेगा तो सिर्फ कितनी हवा को ये कितनी हवा को ये हटा रहा है, इतनी हवा हटा पा रहा है। तो बायोंट फोर्स भी इतनी, जितनी ये हवा हटा रहा है उतना ही लगेगा ऊपर की ओर, है ना। लेकिन अगली बार इसने क्या ले लिया ऊपर, पैराशूट। ये ऊपर अब क्या ले लो, पैराशूट है ये। अब ये पैराशूट क्या करेगा, इतनी हवा हटाने लगा, है ना। इतनी हवा के लिए इतनी हवा को डिस्प्लेस करना स्टार्ट कर दिया, नहीं कर दिया, तो ज़्यादा हवा डिस्प्लेस करने लगा, इसलिए अभी क्या होगा, तैरेगा। तो बायोंट फोर्स क्या हो गया, बढ़ गया। समझ पा रहे हो, मेनली यही हो रहा होता है। अगर आप उड़ना चाहते हो तो बायोंट फोर्स क्या करना पड़ेगा, ज़्यादा करना पड़ेगा। ये जो भी क्रियाकलाप हो रहा है यहाँ पे, ये सब बायोंट फोर्स के लिए हो रहा है, ठीक है, क्लियर है, हाँ या ना। आई होप समझ में आ गया होगा। तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल और बर्नौली थ्योरम लगभग क्या है, एक ही कॉन्सेप्ट को बता रहे हैं। आर्किमिडीज प्रिंसिपल के कारण आप क्या कर पाते हो, तैर पाते हो, और बर्नौली थ्योरम के कारण आप उड़ पाते हो। वहाँ का कॉन्सेप्ट है कि बायोंट फोर्स, यहाँ का कॉन्सेप्ट है प्रेशर एंड वेलोसिटी, ठीक है। वहाँ कहता है बायोंट फोर्स बढ़ाओगे डूबोगे नहीं, और यहाँ कहता है कि क्या बढ़ाओगे तो डूबोगे नहीं, ऊपर की वेलोसिटी बढ़ाओगे तो डूबोगे नहीं, यानी गिरोगे नहीं, उड़ोगे, ठीक है। तो उड़ना है तो ऊपर की वेलोसिटी क्या कर दो, ज़्यादा, और नीचे की वेलोसिटी क्या कर दो, कम, बस। आई होप कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, ठीक। अब एक बात और समझिएगा, ये तो इतना हो गया। नॉर्मली आप जानते हैं सीमेंट सीट वाला एक और एप्लीकेशन देखते हैं जहाँ पे ये गेम चल रहा होता है, सीमेंट सीट वाला पोर्शन, है ना। कोई ऐसा घर है जो झोपड़ी टाइप में है और ऊपर सीमेंट सीट वगैरह लगी रहती है, तो जब बहुत तेज आंधी आती है तो आप सुनते हैं ना कि वो उड़ गया, जो पतरा है वो क्या हो गया, ऊपर का उड़ गया, है ना। तो उड़ कैसे जाता है ये आप जानते हैं, कभी सोचा है आपने कैसे उड़ गया, हवा उड़ा के लेके चली गई है ना। आपके मन में यही चलता है कि हवा क्या कर गई है, उड़ा के लेके चली गई है, लेकिन आपको जानना पड़ेगा एक्चुअल में सिर्फ हवा ऐसे नहीं उड़ा के लेके चली जाती है, ऐसे समझिएगा। मान लीजिए यहाँ पे मैं एक घर बना रहा हूँ, सपोज कर ले रहा हूँ कि ये क्या है, सीमेंट सीट वाला है, ठीक है। और नॉर्मली जो हवा है वो कैसे बह रही है, ऐसे बह रही है, ठीक है। अभी उड़ा ले जाएगा नहीं, अब बहुत कम चांसेस हैं उड़ाने के। तो ऐसे घर आपको बर्फीले जगहों पे मिलते हैं मेनली, लेकिन इस घर को भी उड़ाया जा सकता है। अगर बहुत तेज़ी से हवा बह रही है, समझना ध्यान से, बहुत तेज़ी से हवा बह रही है तो ध्यान से देखो, तो ऊपर की वेलोसिटी क्या है, ज़्यादा। इस सीमेंट शीट के ऊपर की वेलोसिटी क्या है, ज़्यादा है ना। तो जब ज़्यादा है तो इसका मतलब प्रेशर यहाँ पे क्या होगा, कम। प्रेशर यहाँ पे क्या होगा, कम। क्यों, क्योंकि वेलोसिटी यहाँ पे क्या होगी, ज़्यादा। और इस सीमेंट शीट के नीचे यानी इस घर के अंदर देखें तो वेलोसिटी क्या है, कम है। भाई इधर हवा कहाँ चल रही है, हवा तो ऊपर चल रही है ना सीमेंट शीट के, तो इधर वेलोसिटी क्या है, बहुत ही कम है। तो यहाँ पे प्रेशर क्या हो जाएगा, ज़्यादा। यहाँ पे प्रेशर क्या हो जाएगा, ज़्यादा। और जब प्रेशर ज़्यादा हो गया तो इसका मतलब क्या हो गया, ये नीचे से इसके ऊपर प्रेशर पड़ने लगेगा और ये क्या हो जाएगा, उड़ जाएगा। समझ पा रहे हैं ना। ये आई थिंक यहाँ पे आपको बड़े अच्छे समझ में आया होगा। ऊपर वेलोसिटी क्या हो रही है, ज़्यादा, तो प्रेशर क्या हो गया, कम। और नीचे वेलोसिटी कम तो प्रेशर क्या हो गया, ज़्यादा। ज़्यादा से कम की ओर भागता है कोई भी पार्टिकल, है कि नहीं है, तो ये ज़्यादा से भाग जाएगा कम की ओर। क्लियर है, ठीक। और कहानी देखी जाए, चलिए और एप्लीकेशन देखा जाए।
अगला एप्लीकेशन है एटमॉइजर, आप जानते होंगे एटमॉइजर को जानते हैं। मेनली स्प्रेयर आप जानते हैं, स्प्रेयर स्प्रे करते हैं कोई भी चीज़, है ना। तो स्प्रेयर के अंदर होता क्या है, मैकेनिज्म क्या होता है, ये देखिएगा। मेनली आप देखेंगे मेनली मैं ऐसे एज्यूम्पशन के लिए ऐसे बना दे रहा हूँ, ठीक है। ऐसे है यहाँ पे, ठीक है। और इसके अंदर पानी भरा है, इसके अंदर क्या भरा है, पानी, ठीक है। अब होता क्या है, ध्यान से समझिएगा। आप क्या करते हो, मेनली यहाँ से क्या करते हो, पंप करते हो। क्या करते हो, पंप। तो पंप करने से होगा क्या कि यहाँ पे हवा है, इधर क्या है, एयर है। इसको ले लो, पानी है, ये क्या है, पानी है। इधर क्या है, हवा है। जब आप पंप करोगे तो हवा के अंदर मोशन कराओगे। हवा के अंदर मोशन कराने का मतलब यहाँ की वेलोसिटी आप क्या कर रहे हो, हवा की बढ़ा रहे हो। हवा की वेलोसिटी यहाँ पे बढ़ गई तो इसका मतलब प्रेशर क्या हो गया, यहाँ पे कम। प्रेशर क्या हो गया, कम, क्योंकि वेलोसिटी आपने क्या कर दिया, पंप करके बढ़ा दिया, है ना। बढ़ा दिया जब, तो फिर क्या होगा, यहाँ पे प्रेशर कम। और यहाँ पे पानी का जो प्रेशर है यहाँ पे क्या है, ज़्यादा है। इस फ्लूइड के कंपैरिजन में यहाँ वाला पानी का जो प्रेशर है ज़्यादा है। या सीधा सीधा बोला जाए, इस जगह पे प्रेशर ज़्यादा, इस जगह पे प्रेशर कम। तो पानी क्या होगा, इधर भागेगा ऊपर की ओर। तो पानी उठ के कहाँ जाना स्टार्ट कर देगा, ऊपर की ओर। और उधर आपने हवा दिया ही है, तो वो हवा क्या करेगी, अपने स्पीड के साथ इस पानी को भी क्या कर लेगी, बहा के लेके चली जाएगी। पानी ऊपर क्यों आ रहा है, ये कारण है बर्नौली थ्योरम का, ठीक है ना। मतलब कारण है बर्नौलीज थ्योरम। क्या हो रहा है यहाँ पे, ऊपर प्रेशर आपने क्या कर दिया, कम, क्योंकि वेलोसिटी आपने क्या कर दिया, ज़्यादा। तो वेलोसिटी ज़्यादा, प्रेशर कम, तो पानी चला गया ऊपर। और हवा की स्पीड इतनी ज़्यादा थी कि वो जो पानी था वो बूंद बूंद करके क्या हो गया, आगे की ओर निकल गया, यानी स्प्रे के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। समझ पा रहे हैं। ऐसा नहीं होता कि एक ही बार पूरा का पूरा पानी चला जाएगा, है ना, धीरे धीरे ही पानी जाएगा, है ना। क्लियर है। फिर जो ही आप पंप करना बंद कर दोगे फिर भी पानी जाएगा क्या, नहीं। फिर यहाँ का प्रेशर और यहाँ का प्रेशर क्या हो जाएगा, इक्वल। क्यों, क्योंकि वेलोसिटी दोनों की सेम है, ना यहाँ पे मोशन हो रहा है ना यहाँ पे मोशन हो रहा है। समझ में आया। तो पानी जहाँ पे है वहीं पर रुक जाएगा। आई होप समझ में आ गया होगा। एटमॉइजर इसी को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एटमॉइजर। आपको एटमॉइजर के बारे में कहाँ पे और पता होगा, मिल्कन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। और इसको हम लोग पढ़ेंगे आगे, एक नियम पढ़ रहे होंगे हम लोग, स्टोक्स लॉ। तो वहाँ का एप्लीकेशन भी है मिल्कन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, ठीक है। तो वहाँ भी एटमॉइजर हम लोगों ने लिया था। मेनली आप देखते होंगे तो ऐसे उसको दबा दिया था, पंप किया जाता है। पंप करने से हवा जाती है और उसके बाद पानी क्या हो जाता है, उठ के जाता है। नॉर्मली सैलून वगैरह के अंदर आप देखे होंगे ये, है ना, जहाँ पे बाल वगैरह कटवाया जाता है, तो वहाँ पे आप देख रहे होंगे। क्लियर है, ठीक। तो एटमॉइजर की कहानी भी आप समझ लेंगे। इसके अलावा अगला एप्लीकेशन देखा जाए। अगले एप्लीकेशन की मैं बात करूँ तो अगला हमारे पास कौन सा एप्लीकेशन आ सकता है, मतलब और कौन सी कहानी है। तो एक सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आप ज़्यादा फील कर रहे होंगे, ठीक है। तो एक तो मैंने ले लिया है ट्रेन और दूसरा ले रहा हूँ मैं बस। एक है ट्रेन, दूसरा है बस। आप फील करिएगा कभी कभी, क्या फील करेंगे कि जब आप मान लीजिए ट्रेन जा रही है, तो आप लोगों ने सुना होगा कि ट्रेन या बस कभी भी कोई चीज़ जा रही है, मेनली ट्रेन। जब आप स्टेशन पे पहुँचे तो स्टेशन पे पहुँचने के बाद आपको ये समझाया जाता है कि देखो जहाँ से जिस प्लेटफॉर्म से ट्रेन जा रही है उसके पास मत खड़े होइए, है ना, उसके पास मत खड़े होइए। अच्छा, क्यों ऐसा क्यों है, आखिर क्यों आपको पास खड़े नहीं होने दिया जाता है। भाई ट्रेन तो अपने पटरी पे जा रही है ना। आप खड़े हो प्लेटफॉर्म पे, तो ये बताइए प्लेटफॉर्म पे तो ट्रेन नहीं आने वाली है। ट्रेन तो कहाँ जाएगी, पटरी पे। तो कौन सा हमको मारते हुए चली जाएगी, पटरी पे खड़े होते तब ना हमको डर है कि हाँ ट्रेन मार के हमको निकल जाएगी, वो तो सीधा सीधा दिख रहा है। प्लेटफॉर्म पे खड़े हैं तो कैसे हमको वो क्या करेगी, मार के चली जाएगी। फिर भी हमको लोग क्या कर देते हैं, मना कर देते हैं कि आप कहाँ पे मत खड़े होइए, पटरी के बगल में। हाँ वही किनारे पे। तो किनारे पे खड़े होंगे तो ट्रेन आपको मार के जाएगी, नहीं जाएगी। वैसे ही बस के कंडीशन में भी होता है, या किसी भी गाड़ी के कंडीशन में। सबसे ज़्यादा फीलिंग मेरी यहाँ पे हुई है, जो मैं पर्सनली फील करता हूँ, ठीक है। और जब तक ये चैप्टर हमने पढ़ा नहीं था तब तक हमको ये थोड़ी सी चीज़ अलग कॉन्सेप्ट में नजर आई। फिजिक्स तो तभी भी लगा रहा था मैं, लेकिन कॉन्सेप्ट मेरा अलग था, ठीक है। अब मैं आपको समझा रहा हूँ इस पूरी घटना को। मेनली जब कभी आप बाइक वगैरह चलाएंगे तो अगर मान लीजिए कोई बंदा आपके बगल से जा रहा है और बड़े तेज स्पीड से जा रहा है, तो मैं जब बाइक चलाता था तो मैंने बहुत बार फील किया कि मान लीजिए सपोज करिए मैं बाइक चला रहा हूँ और अगर बगल से कोई कार लेके जा रहा है या कोई बाइक लेके जा रहा है, कुछ भी लेके जा रहा है, तो मुझे ये फील होता था ना मेरी गाड़ी उसी की ओर जा रही है।
समझ पा रहे हैं? जब मैं नया नया था ना तो मेरी जो बाइक था, मतलब मेरे जो हैंडल था वो थोड़ा सा क्या हो जाता था, हाँ डगमगा जाता था। मुझे ना ऐसे फील होता था कि ना वो जो कार वाला गया ना वो अपनी ओर खींच लिया। समझ पा रहे हैं? किधर की ओर खींच लिया? अपनी ओर। तो बाइक मेरी क्या हो जाती थी, डगमगा जाती थी। मैं पर्सनली फील किया इस चीज़ को, ठीक है। तो मुझे बार बार ये लगता था कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है। तो वहाँ पे मैंने थोड़ा बहुत दिमाग लगाया, मैंने लगाया थोड़ा बहुत, जब मैं उतना जानकारी नहीं थी मुझे, तो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, मुझे लगता था कि ग्रेविटेशनल फोर्स है वो खींच रही है। बट मैंने सोचा कि यार फोर्स है लेकिन स्पीड से क्या लेना देना, है ना। एक चीज़ मुझे कनेक्ट नहीं हो रही थी। फिर कोई अट्रैक्शन फोर्स लग रहा होगा, उतना मैं समझ नहीं पा रहा था। धीरे धीरे जाके मुझे ये समझ में आया, जब मैंने ये चैप्टर पढ़ा तब मुझे समझ में आया मेनली होता क्या है इन दोनों केसेस में। बस और ट्रेन में कुछ ज़्यादा अंतर नहीं है, दोनों में सेम सिमिलरिटीज चलती है। जब आप ट्रेन या बस के बगल में हो, ठीक है, तो आप जहाँ पे खड़े हो और बगल से क्या जा रही है, ट्रेन या बस, तो जब वो जाएगी तो बड़े तेज़ी से जाएगी। स्पीड क्या होगी, बहुत ज़्यादा। समझ में आ गया है? ठीक है, तो उसको खोली जा सकती है। तो बहुत तेज़ी से जाएगी वो। जब वो बहुत तेज़ी से जाएगी तो इसका मतलब क्या होगा कि आगे की हवा की वेलोसिटी क्या होगी, बहुत ज़्यादा होगी। बहुत ज़्यादा होगी यानी आगे आपके जस्ट जो हवा है, जो एयर है, उसकी वेलोसिटी क्या हो गई, बहुत ज़्यादा। और आप जहाँ पे हैं, जिस एयर के कांटेक्ट में, वहाँ की स्पीड क्या है, कम, है ना भाई। आप भी कहाँ है, एटमॉस्फेयर में और एयर में है ना। तो मेनली क्या होता है कि जो आगे की स्पीड है, मतलब हवा की स्पीड जब बढ़ गई तो वहाँ उतने दूर का जो प्रेशर है वो क्या हो गया है, कम। वहाँ का प्रेशर क्या हो गया, कम। और हमारी हवा की स्पीड क्या थी, कम थी। तो इसका मतलब यहाँ पे प्रेशर क्या है, ज़्यादा है। तो इस कारण हम ज़्यादा प्रेशर यहाँ पे है और इधर प्रेशर क्या है, कम। तो हम किधर की ओर भाग जाएंगे, आगे की ओर। समझ पा रहे हैं? तो जब ट्रेन आती है और बहुत तेज़ी से जब ट्रेन आती है तो क्या होता है, आप खींच के आगे की ओर चले जाते हो। जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए, आपको कहाँ जाना चाहिए, पीछे। लेकिन आप पीछे नहीं जाओगे, आप कहाँ जाओगे, आगे। इस चीज़ को आप यहाँ से भी समझ सकते हो। आप दो स्ट्रिप है, ठीक है, मेनली यहाँ पे दोनों स्ट्रिप आप देख सकते हो, ठीक है। अब देखिएगा, ये दो स्ट्रिप अलग अलग हैं मेनली। मैं प्रयास करता हूँ इसको करने का, लेकिन जब आप इसके बीच में, मेनली ऐसे होता है कि इसके बीच में जब आप हवा मारोगे तो इनको क्या जाना चाहिए, इनको कहाँ जाना चाहिए, दूर, ठीक है ना। लेकिन ये दोनों दूर नहीं जाते हैं, कहाँ आते हैं, पास आते हैं। इसका कारण आप समझ पा रहे हो क्यों होगा ऐसा? इसका कारण ये होगा कि इनके बीच का जो एयर है, इससे ही आप पकड़ लो, इनके बीच का जो एयर है वो क्या होगा, मोशन कर जाएगा। मोशन कर जाएगा दैट मीन्स स्पीड उसकी बढ़ जाएगी। जबकि इधर का एयर, इनके इस साइड का जो एयर है वो क्या है, नॉन मूवेबल है, मतलब अभी उतना मोशन नहीं कर रहा है। मोशन करेगा, एयर तो मोशन करेगा ही करेगा। यहाँ पे भी फ्लूइड मोशन में, इधर भी और इधर भी। लेकिन इधर का एयर क्या हो जाएगा, ज़्यादा स्पीड में आ जाएगा। ज़्यादा स्पीड में आने से प्रेशर क्या हो जाएगा, यहाँ का कम हो जाएगा। तो ये जो ऑब्जेक्ट है, ये जो ऑब्जेक्ट इधर था, है ना, इधर इसको प्रेशर ज़्यादा फील होगा तो ये किधर भाग आएगा, इधर। समझ पा रहे हैं? ऐसे सेम इसके साथ भी होगा, ठीक है, क्लियर है। ये स्ट्रिप के साथ आप करिएगा, आपको आएगा, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। तो मेनली ट्रेन और बस में ऐसे ही होता है। जब ट्रेन और बस आपके सामने से जा रही होती है तो आप उसकी ओर खींच के चले जाते हो, क्योंकि उधर प्रेशर क्या हो जाता है, ज़्यादा नहीं, उधर प्रेशर हो जाता है कम। उधर प्रेशर कम हो गया, हमारे ओर प्रेशर ज़्यादा, तो हम कहाँ चले जाएंगे, उधर की ओर। क्लियर है? इस तरीके से आपको नज़र आएगा बर्नौली थ्योरम। तो आई होप आपको यहाँ भी कहानी समझ में आ गई होगी, ठीक है। ऐसे बहुत जगहों पे आपको नज़र आएंगे, ठीक है, ऐसे आपको बहुत सारी चीज़ें नज़र आएंगी। और बर्नौली थ्योरम एक जगह आप और है, और वो है क्रिकेट। तो क्रिकेट के अंदर भी बर्नौली थ्योरम को हम लोग देख लेते हैं। तो क्रिकेट के अंदर कैसे बर्नौली थ्योरम काम कर रहा है, तो मेनली आप जानते होंगे बॉल को स्पिन या स्विंग कराना, बॉल को स्पिन या स्विंग कराना, ठीक है। तो स्पिन या स्विंग किस थ्योरम के अनुसार चल रहा होता है, बर्नौली थ्योरम के अनुसार। क्या होता है बॉल का स्पिन या स्पिन या स्विंग, इसको मैग्नस इफेक्ट बोलते हैं। मेनली होता क्या है इसमें अगर मान लीजिए आप नॉर्मली खेल रहे हैं, बैट बॉल खेल रहे हैं, तो आप बॉल फेंकते हो तो बॉल पकड़ के आप सीधा सीधा फेंक देते हो, है ना। तो जब आप बॉल को सीधा सीधा फेंकते हो, बॉल को आप क्या करते हो, सीधा सीधा फेंकोगे। ध्यान से समझना, ये बॉल है और एज्यूम कर लो तो बॉल को आप क्या फेंक रहे हो, सीधा सीधा। तो बॉल एकदम सीधे सीधे जाती है। बॉल कैसे जाती है, सीधा सीधा। लेकिन अगर बॉल को आप थोड़ा सा घुमा के फेंको, थोड़ा सा क्या कर दो, उंगलियों से आप घुमा के फेंको, तो जब आप घुमा के फेंकोगे तो बॉल सीधा ना जाके थोड़ा सा इधर उधर जाती है। मतलब मेनली आपने सीधा फेंका तो बॉल कैसे जाएगी, सीधा। लेकिन आपने घुमा दिया उसको, क्या कर दिया, बॉल को हवा के अंदर क्या कर दिया, घुमा दिया। तो उस कंडीशन में बॉल को सीधे नहीं जाएगी, वो इधर या इधर चली जाएगी। समझ पा रहे हैं? तो वो क्यों हुआ, ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ बर्नौलीज थ्योरम।
ठीक है, क्या हुआ ये समझते हैं। मेनली जब आप बॉल को सीधा सीधा फेंकते हो, ठीक है, तो ये बॉल है सपोज कर लो, और ये पूरा खेल ना हवा के अंदर हो रहा होता है। अब बॉल को फेंके तो बॉल यदि सीधा जा रही है तो सीधा जाएगी, हवा के बीच में वो तैरते हुए चीरते हुए जाएगी, तो जितना प्रेशर इधर रहेगा, बड़े अच्छे समझना, सपोज करो ये बॉल बीच से जा रही है हवा के, तो ये स्पीड से जाएगी, तो जब स्पीड से जाएगी तो ये क्या करेगी, हवा को भी स्पीड देगी, मतलब हवा की स्पीड बढ़ाएगी। तो जब ये सीधे सीधे जा रही है तो नीचे की स्पीड और ऊपर की स्पीड क्या होगी, बराबर करते हुए जाएगी, बीच से जा रही है ना, तो दोनों कंडीशन में स्पीड क्या होगी, बराबर। तो बॉल सीधे सीधे जाएगी, ना इधर डिफ्लेक्ट होगी ना ही उधर, समझ पा रहे हैं। लेकिन जब ये घूम के जाएगी, क्या करेगी, घूम के, तो एक साइड का सपोज कर लो, इस साइड का इफेक्ट क्या हो गया इसका, मतलब आपने बॉल घुमा के फेंका, बॉल आपने क्या किया, घुमा के फेंका, तो जब ये घूम के जाएगी, घूमते हुए नाचते हुए जाएगी, तो एक साइड की स्पीड ये क्या कर देगी, ज़्यादा बढ़ाएगी, एक साइड की स्पीड कम। तो इस कंडीशन में बॉल सीधा ना जाके, अगर सपोज कर लो इधर की स्पीड इसने क्या कर दिया, ज़्यादा स्पीड क्या कर दिया इधर ज़्यादा, तो बॉल किधर की ओर टर्न कर जाएगी, ऊपर की ओर। समझ पा रहे ना, इस चीज़ को सिखाया जाता है, स्पिनिंग है ना, ये स्पिनिंग अच्छे से सिखाई जाती है। आप जाके देखेंगे तो अलग अलग तरीके की आपको किस साइड में स्पिन कराना है। स्पिन मतलब सपोज करिए कि आप लेग साइड में जाना चाहते हैं, मतलब बॉल को किधर फेंक रहे हो, आप बॉल को फेंक रहे हो तो बैट्समैन के पास जाए जब बॉल, तो वो लेग साइड में जाए या ऑफ साइड में जाए। ऑफ साइड मतलब बैट्समैन खड़ा है तो बैट साइड में जाए या उसके पैर साइड में बॉल जाए, अदरवाइज तो सीधा फेंकोगे तो सीधा जिधर भी आप बॉल डालोगे उधर ही जाएगी। लेकिन जब आप स्पिन करा रहे हो तो आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप स्पिनिंग करा कैसे रहे हो, तो कला होती है, उसमें सिखाया जाता है, उसमें हाथों को मरोड़ने के लिए, उंगलियों को पकड़ने के लिए, उंगलियों से पकड़ने के लिए या मूव कराने के लिए उनको सिखाया जाता है। तो सिखाने में होता क्या, यही कराया जाता है मेनली, कि आप किस तरीके से नचा रहे हो और किस तरीके से नचाने से किस साइड की स्पीड बढ़ा रहे हो। जिधर की स्पीड बढ़ेगी उसके अपोजिट डायरेक्शन में बॉल मूव कर जाएगा, है ना, समझ में आ रहा है। तो इस तरीके से क्या होता है, बॉल स्पिन या स्विंग कर रहा होता है। आई होप समझ में आ गया होगा, क्लियर है। तो ये टोटल के टोटल क्या थे, एप्लीकेशन थे बर्नौलीज थ्योरम के, और मैं पूरी उम्मीद करता हूँ कि आपको पूरा का पूरा एप्लीकेशन अच्छे से नज़र और समझ दोनों आया होगा। ठीक है, आप इस चीज़ को फील भी कर सकते हैं और आप किसी को एक्सप्लेन भी कर सकते हैं। बहुत सारे एप्लीकेशन है, बहुत सारे इसके आपको नज़र आएंगे उदाहरण, लेकिन जितना हो सकता था मैंने आपको समझा दिया। ठीक है, जो इम्पोर्टेंट लगा हमें वो हमने आपको समझा दिया, और मतलब आप समझ चुके हैं। अब कहीं भी अगर आ रहा है अगला उदाहरण तो आप उसको यूज या उसको क्या कर सकते हो, लगा सकते हो। मेनली आप उसको उसके यूज को समझ सकते हो कि आखिर ये कहाँ पे यहाँ पे क्यों आखिर बर्नौली थ्योरम लग रहा है, या आप किसी दूसरे को भी एक्सप्लेन कर सकते हो और उस उदाहरण को खुद समझ सकते हो। ठीक है, तो इसी उम्मीद के साथ कि आपको बर्नौली थ्योरम पूरा अच्छे से समझ में आ गया होगा, इसके एप्लीकेशन भी समझ में आ गए होंगे। मैं इस क्लास को यहीं पर ख़त्म करता हूँ, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच एमर्स।